नमस्कार दोस्तों, आपने कमाल कर दिया सबने मिलकर। भाई हमने नारा लगाया था कि जय श्री राम का नारा लगाना है, इससे वाइब्रेशन खड़े हो गए और आपने जैसे ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू करे हैं कई चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर ऑफ सनातन। हमें ही अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, वो गंदी गंदी मज़ारों के ऊपर जाकर गंदी सी चादर चढ़ाने चले जाते हैं, उसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर उसको चादरों को चढ़ाकर कुछ मिलता होता तो पाकिस्तान भी आबाद हुआ होता, बांग्लादेश भी बड़े ही भंगड़े डाल रहा होता। तो इनके वहां पर कुछ भी मिलता नहीं है, हम भी बिना बात पे बेवकूफ़ बनते इनके पीछे चलते रहते हैं। और भाई 786 इनका बड़ा ही पॉपुलर है, और 786 का मतलब है 72 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 78 का बुढ़ा, 6 साल की और 6 साल की बच्ची जो उसकी बीवी होती है। तो इनका 786 का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। और आपने भी आज जय श्री राम का नारा लगाकर हरियाणा में जो जीत हासिल करी है वो मज़ा आ गया भाई। मैं नहीं उम्मीद करता था कि हिंदू इकट्ठा होगा, हिंदू की आंखें खुलेंगी, लेकिन आंखें खुली हैं, इसकी मुझे खुशी है। और जो भी कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते थे इस सारी मुहिम को शुरू करने के लिए, हमने भी अपनी तरफ से पूरा रोल निभाने की कोशिश करी है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे कारण जीत हुई है, बट जो भी कंट्रीब्यूशन है हम सबका मिलकर, सबका साथ सबका विकास, हाँ मोदी जी बोलते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास यहाँ नहीं चला है। मुसलमान की 1% भी वोट मोदी जी को नहीं मिली है, लेकिन जीत तो जीत है, जैसे भी की गई। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आपने मेरी सुबह भी वीडियो देखा होगा जहाँ पर हमने बोला था कि सच्चा सौदा वालों ने, जो बाबा राम रहीम सिंह है, उन्होंने बोला था कि भी बीजेपी को वोट कीजिए, लेकिन जीत तो हो गई। अब इसके मायने क्या है ये आपको समझना जरूरी है कि वाई हरियाणा वॉज इंपॉर्टेंट। डीप स्टेट हारा है दोस्तों, डीप स्टेट हारा है आज। और कांग्रेस की ऐसी हार है क्योंकि उनके जितने सपने थे कि मोदी जी के घर को घेराव किया जाएगा किसानों के थ्रू, वो धरे के धरे रह गए। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वही हमारे जाने पहचाने संजीव मिड्डा जी, जो श्री 1008 भी हैं, जो बोलते हैं वो हमेशा सच भी होता है। इन्होंने बोला था हरियाणा जीतेंगे, मैं बोलता था नहीं जीतेंगे। ये कॉफ़ी की एक शर्त जो जीत गए हैं, मुझे अब इनको कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। और मैं भी बोल रहा हूँ कॉफ़ी पीनी है तो मेरे यहाँ पर कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे आ जाइए, आप आकर पी सकते हैं, तो बड़ी ही सस्ती कॉफ़ी पड़ेगी आपको। तो एक तो संजीव जी, सबसे पहले जय श्री राम। और जो सुन रहे हैं, अब दोबारा से आपको एक वो मुहिम चलानी पड़ेगी, हर रोज वीडियो के नीचे जय सिया राम के लाइनें लगा दीजिए, ताकि ये वाइब्रेशन इकट्ठी करके हम अपने देश को बचाएं। सर जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सुमित जी, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हिंदू अस्मिता को जगाए रखने के लिए। ऐसा कोई भी वीडियो शायद आपका नहीं आता जिसमें आप लोगों को आगाह नहीं करते, उनको जगाने की कोशिश नहीं करते हो, इकट्ठे होने की कोशिश नहीं करते। और अभी पिछले 2 दिन से हमें देख रहे हैं, 2-3 दिन से देख रहे हैं कि मोदी जी हो गए, मोहन भागवत जी हो गए और योगी आदित्यनाथ जी हो गए, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट सार्वजनिक रूप से बोलने की कोशिश करी है। और उन्होंने किसी वर्ग का विशेष का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने इतना जरूर कहा है कि अगर हमें अपने देश में एकता बना के रखेंगे, हम जो बहुसंख्यक है इस देश के अंदर, या जो मेजॉरिटी के लोग हैं इस देश के अंदर, वो अगर अपनी मेजॉरिटी में अपनी एकता बना के रखेंगे, तो हमें आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, जो हमारे खिलाफ जो ताकतें काम कर रही है, उससे हम इकट्ठे एक साथ लड़ने की हमारे अंदर ताकत आएगी। तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बढ़ चढ़ के बोला कि मोदी जी ने और मोहन भागवत जी, ये 2 देश पे सबसे ज्यादा अराजकता फैलाने वाले इंसान है, जबकि इसका उल्ट ही है जो हमने हमेशा देखने को मिला है। अब जब एग्जिट पोल आए थे हरियाणा के, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से क्लीन स्वीप दिखाई जा रही थी कि कांग्रेस बहुत आसानी से इस इलेक्शन को जीत जाएगी। और सुमित जी, मैं बताऊं कि बेसिकली क्या है कि इन लोगों का जो एग्जिट पोल जो बन के आता है, वो दुबई से बन के आता है, वहां की किसी पार्टी से बन के आता है। तो मेरे को थोड़ी हैरानी हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं, ये कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कम से कम कांटे की टक्कर होनी चाहिए, क्लीन स्वीप तो नहीं हो सकता। तो आज सुबह जब इलेक्शन की काउंटिंग हुई, तो पहले घंटे के अंदर तो ऐसा, जब बैलेट वोट्स की काउंटिंग हुई तो उसमें तो ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस वाकई क्लीन स्वीप कर रही है, लगभग 60 सीटें थी और बीजेपी की शायद
थोड़ी अभी जो पिक्चर आप दिखा रहे थे उसमें ही कुछ ऐसा था कि उसमें बीजेपी की बहुत कम सीटें दिखा रहे थे और कांग्रेस की लगभग 60 सीटें दिखा रहे थे। और हाँ, ये जो पिक्चर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पटाखे तक फोड़ने शुरू कर दिए थे। और उसी की इमीडिएटली थोड़ी देर बाद हमने देखा कि टीवी पे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वो कह रहे हैं कि देखो जी, हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुत थोड़ी देर में हम 70 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पीछे से कुछ लोग उनको उनकी चुटकी ले रहे हैं कि भूपेंद्र जी आंकड़े बदल रहे हैं, भूपेंद्र जी आंकड़े बदल रहे हैं, अभी रुक जाओ, अभी बस बोलो। तो वो बड़ा वो फनी सा माहौल था, फनी सी वीडियो सी थी, जैसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो एक सीन को डायरेक्ट करा जा रहा है, तो कई कई एक्टर्स होते हैं कि जो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं, अपनी खुद की एक्टिंग पे भरोसा करके उस सीन को पूरा करते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही भूपेंद्र सिंह क्या बात कर रहे हैं सर? इवन जो इनका जो कार्यकर्ता का मेन ऑफिस है कांग्रेस का, हाँ, दिल्ली में, हाँ उन्होंने राजकुमार को बता दिया था कि तुम जीतने वाले तुम हो सकता है अगले प्रधानमंत्री बनोगे। उसने तो अपनी बिंदी सुर्खी भी करनी शुरू कर दी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये जो बिंदी सुर्खी वाला मैंने बोला था आपको, ये बिंदी सुर्खी देखिए कितने शानदार तरीके से उसने तैयारी कर ली थी कि अब मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा हरियाणा का। उसको बाद में पता लगा कि प्रधानमंत्री और सीएम में भी फर्क होता है, उसको नहीं पता लगता। लेकिन सर मुद्दा यह है, हरियाणा जीत लिया वो मुद्दा नहीं है। हरियाणा जीतने के साथ आपने देश को बचा भी लिया। वो क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो 2 स्टेट से घिरा हुआ है। दिल्ली को 3 जगह से घेरा है हरियाणा ने और 1 जगह से घेरा है यूपी ने। अगर हरियाणा गिर जाता तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। ये सारे किसान आंदोलन जो रोक कर रखे थे हरियाणा ने पिछले 1 साल से कि बॉर्डर खुलने नहीं दिया, ये सारे खालिस्तानी पंजाब में ही बैठे रहे। कितना मुकाबला किया हरियाणा वालों ने आपको मालूम है। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती ये बॉर्डर खुल जाता और ये सारे लोग मोदी के घर को ये घेराव करते, वैसे ही जैसे बांग्लादेश में रेजिम चेंज की गई थी डीप स्टेट की तरफ से। आपको नहीं लगता कि ये हरियाणा जीतवा कर हरियाणा वालों ने देश को बचा लिया? सुमित जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हरियाणा एक बहुत मतलब इस डीप स्टेट के हिसाब से तो एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, बीजेपी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है और अगर किसी भी वजह से कांग्रेस डीप स्टेट की मदद से या उनके सहयोग की वजह से यहाँ पे अगर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती और तो वो पूरे कोशिश करती कि जो सो कॉल्ड किसान है उनको इकट्ठा करके, उनके ट्रैक्टरों को इकट्ठा करके वो हरियाणा के जितने भी रूट्स हैं दिल्ली में आने वाले उसको घेर के उसको बंद करवाती और अगले 1 साल तक वो ऐसा ही माहौल बना रहता पूरा। और उसके साथ में वो फिर दिल्ली के पोल्स को भी डिक्टेट करने की कोशिश करती, दिल्ली को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती और परेशान करने की कोशिश करती। तो उसका मेन मकसद ये था कि सेंटर को ढंग से काम ही ना करने दिया जाए, ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि आप यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, अराजकता हो जाए, कम्युनल रॉयट्स हो जाए और मतलब लोगों को बिजनेसेस का नुकसान हो जाए। मतलब कुछ इस तरीके से अपने देश के खिलाफ ही जितना काम वो करना चाहते थे, अगर वो जीत के आते तो शायद वो इस चीज को इमीडिएटली लागू करने की कोशिश करते। तो ये तो हमारा सौभाग्य है और बीजेपी की ये चुनावी रणनीति है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतर के जो काम करा है उसकी वजह से आज बीजेपी फिर से एक बार तीसरी बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी वो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने को जाने जा रही है। अब क्या है कि जो टोटल जो डीप स्टेट का प्लान है, लिबरानो का प्लान है, आपकी कम्युनिस्ट रिजीम का प्लान है, उनको वो सारा प्लान जो है वो सारा ध्वस्त हो गया है। क्योंकि हरियाणा राज्य उनके हाथ में नहीं आया तो दिल्ली को घेरने का मुहिम भी वो नहीं पूरा कर पाएंगे। उनके ये गलत मंसूबे हैं वो भी अब पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत है देश को बचाने के लिए भी, जैसा आपने अभी जाहिर करा वैसा ही हुआ है उसमें। सर मुझे एक चीज बताइए कि राहुल गांधी ने ओपनली बोला है मुसलमानों को कि भाई हम आप जीतेंगे सब कुछ छीन कर आपको दे देंगे। लेकिन आपने इस बार देखा कि कैंपेनिंग में ना तो मोदी दिखे ज़्यादा और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की गई, लेकिन चुपके से काम कर दिया। और हमारे एक बाबा जी हैं बाबा राम रहीम सिंह जी, उनको मैदान में उतारा गया, उनको पेरोल पे निकाला बाहर और उन्होंने बोल दिया कि जाके बीजेपी को वोट करो। और इनका वोटर बैंक इतना ज़्यादा तकड़ा है
4 करोड़ तो फॉलोअर हैं, उन्होंने गेम ही पलट दी और कांग्रेस को समझ ही नहीं आई। और ये आदमी जो बिंदी सुर्खी लगा के तैयार होके बैठा था कि भाई अब तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, वो वैसा का वैसा ही रह गया है। अब तो सुना है कि वो जो पेंट किया है उसने, वो भी उतर नहीं रहा है, क्योंकि परमानेंट कर लिया था कि अब तो मैं परमानेंटली इस देश का प्रधानमंत्री बन ही जाऊंगा, क्योंकि मोदी जी के घर को घेर लेना है, उनको भागने के लिए मजबूर करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम ही बैठेंगे। सर, ये जो काम किया है चाणक्य नीति वाला, कि दूसरे को पता भी नहीं लगा और नीचे से कारपेट को खिसका लिया है, औंधे मुंह गिरा है कांग्रेस आज। कैसे लगी आपको ये हरियाणा वालों की दहाड़? सुमित जी, राहुल गांधी जी तो ऐसे बिहेव करते हैं कि 99 सीट जीतने के बाद वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनका 272 का आंकड़ा आ गया, और वो देश से बाहर जाके देश की बदनामी करते हैं, वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ देश के अंदर अपने ही देश को तोड़ने के लिए पूरा वो मुहिम चलाते हैं, वहां से बैठ के सपोर्ट लेके। अब जब देखिए, उन्होंने अपनी अपनी राजनीति का स्तर है इस हद तक गिरा रखा है कि उससे शायद नीचे और गिरा नहीं जा सकता। जब वो इस लेवल तक नीचे उतर सकते हैं, तो रूलिंग पार्टी साम दाम दंड भेद क्यों नहीं इस्तेमाल करेगी? वो उनका भी पूरा हक है उस चीज को इस्तेमाल करने का। और ये बाबा राम रहीम का जो है, ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने जो 3-4 दिन पहले खेला था, इसकी वजह से जो उनके सपोर्टर्स ने बीजेपी को बढ़ चढ़ के जो वोट दिए, शायद बीजेपी का जीतना उसी की वजह से हुआ है। और अब की बार बीजेपी ने एकदम शांत माहौल में रह के काम करा है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी उछलती कूदती नजर आई है, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, शायद उनको महसूस हो रहा था कि शायद कि बीजेपी अगर शांत है और अंदर ही अंदर काम कर रही है, तो वो अपनी हार उन्होंने पहले से मान ली है, जबकि ऐसा नहीं था। अंदर ही अंदर बीजेपी पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बना के बैठी हुई थी, कैडर जो थी वो अंदर ही अंदर काम कर रही थी, और उन्होंने इस इलेक्शन रिजल्ट से कांग्रेस की जो पूरी रणनीति है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि कांग्रेस को हरा दिया है हरियाणा वालों ने। क्या ऐसा भी लगता है आपको कि जो ये टॉयलेट के ऊपर इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जजिया जिसको बोलते हैं, क्योंकि राहुल खान, विंची और गंदगी ये सारे इकट्ठा ही है। इसने जैसे शौचालय के ऊपर टैक्स लगाया हिमाचल में, तो हरियाणा वालों को लगा यार अब ये हगने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, तो उन्होंने इसको नकार दिया। आपको नहीं लगता कि ये टैक्स ने भी इनकी जो फैक्ट्री थी सोना बनाने वाली, क्योंकि जब राहुल गांधी रात को आलू खाता है तो सुबह जब टॉयलेट जाता है तो सबको पीला पीला निकलता है, तो उसको लगता है सोना निकल रहा है, तो जो ये सोना निकालने के लिए ऊपर टैक्स देना पड़ता था, हरियाणा वालों ने बोला हम तो नहीं देंगे, उन्होंने लठ मार दी इसको। इसका भी असर लगता है आपको? सुमित जी, देखिए कोई भी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान या जिस टाइम इलेक्शन हो रही होती है, वोटिंग से 2-4 दिन, 10 दिन पहले जो भी चीज लोगों के ध्यान में आती है, और वो चाहे अच्छी हो बुरी हो, वो इलेक्शन रिजल्ट पे उसका फर्क पड़ता है, वोटिंग पैटर्न पे उसका असर पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में जब इन्होंने टॉयलेट सीट्स पे टैक्स लगाने की बात करी कि जिसके पास जितनी टॉयलेट सीट्स होंगी उसको उस हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, तो क्या आप स्वच्छता को कम करने की बात कर रहे हो कि लोग टॉयलेट सीट्स कम इस्तेमाल करें और गंदगी ज्यादा फैलाएं? आपका मकसद क्या है? टॉयलेट सीट्स के हिसाब से आपको टैक्स इकट्ठा करने का क्या मकसद है? आज तक तो इस टाइप का टैक्स कहीं पे इस्तेमाल नहीं करा गया, मगर शायद ये उस टैक्स को क्यों इकट्ठा करना चाह रही है, अलग मुद्दा, इसके अलग से बात करेंगे इसी वीडियो के आगे जाके। मगर इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे इसके हरियाणा में आया, तो क्योंकि वो कहते थे ये बावला हो गया क्या, जैसे हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि बावला हो गया क्या, अब टॉयलेट पे हगने पे भी टैक्स देंगे क्या हम लोग, टॉयलेट सीट पे भी टैक्स देंगे? तो कहीं ना कहीं पे एक तरह से प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता बढ़ाने के लिए टॉयलेट ज्यादा बनवाने की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये उसी पे नेगेटिव पॉलिटिक्स करके वो टॉयलेट टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे बैकफायर कर रहा है, उसका असर मेरे को लगता है हरियाणा की वोटिंग पैटर्न पे भी आया। सर, वो मैंने जलेबी वाली फोटो पहले लगा दी थी। ये तो जलेबी जो है खेत लगा रहा था जलेबी के, तो वो जो जलेबी के खेत थे जो इसने पूरे दुनिया में इसने एक्सपोर्ट करनी थी, वो जलेबी इसी के खेतों में उगाई हुई, तो उसका क्या हुआ सर? वो जो चाशनी थी वो तो इसके चेहरे के ऊपर ही इन्होंने थोप दी है। ये देखिए चाशनी लगी हुई चेहरा इसका। सुमित जी, अगर जलेबी से खेतीबाड़ी हो सकती तो हिंदुस्तान में इतना मीठा बनता है कि हर टाइप का मिठाई खेतों में गाड़ के वो कुछ ना कुछ उसमें सोना निकाल लेते। तो ये जलेबी पीले रंग की क्यों है? ये जलेबी खुद ही निकाली है इन्होंने या वाकई हलवाई से बनवाई है? ये भी सवाल निशान है।
सही बात है सर। इन्होंने तो जो जलेबी है उसका इन्होंने जो सत्यानाश किया है जलेबी का, जो है पहली बार है कि हमें जलेबी के जो बीज होते हैं, जलेबी के बीज वो भी हमें दिखाई दे दिए हैं कि जलेबी के बीज भी होते हैं। लोगों ने हमें जलेबी के बीज भी भेजे कि देखिए जलेबी के बीज है, इसी से पौध लग सकती है। तो पप्पू को भेजा भी किसी ने कि भैया जलेबी के बीज है, इससे तुम खेती कर सकते हो। सर यहां तक तो बात सही थी। इन्होंने तो जलेबी जो भगवे कलर की होती है, राहुल गांधी ने अनाउंस कर दिया कि ये भी बीजेपी की साजिश है। जलेबी भगवे कलर की नहीं, हरे रंग की होनी चाहिए। हम करेले का जूस डालकर इसमें आगे से जलेबी बनाया करेंगे। तो जो हरे रंग की जलेबी थी वो भी उसकी धरी की धरी रहेगी। मुझे लगता है आप भी आज थोड़ी सी हरे रंग की शर्ट डाल के आए हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आज हरियाणा में कांग्रेस की ही जीत होने वाली है, लेकिन सर नहीं हो पाया है। आपकी जो सपोर्ट थी वो भी धरी की धरी रह गई आज। देखिए, हरा रंग तो खुशहाली का रंग होता है, इसलिए मैं पहन के आया हूँ मैं इसे, कि हरा रंग मैं हमेशा खुशहाली, हरी भरी खेती बाड़ी के हिसाब से मैं देखता हूँ, और ये खुशहाली का रंग है। तो ये जो हरा रंग है, ये उस हरे रंग से थोड़ा सा फर्क है, जो कि जिहादी हरा रंग होता है उससे फर्क है ये। तो ये हरा रंग जो है खुशहाली वाला है, ये जिहादी वाला हरा रंग नहीं है, तो इसलिए ये फर्क है। तो बाकी मेरे को भेगो रंग पहनने में कोई तकलीफ नहीं है। मेरे पास कई सारी शर्ट और टी शर्ट जो भेगो रंग की भी है, और मैं उनको बड़े चाव से पहनता हूँ। जब मौका मिलता है मैं पहनता हूँ उसे। आप चिंता नहीं करो, लेकिन एक फोटो दिखानी बड़ी जरूरी है कि ये जो राहुल गांधी है ये वहां पर आम बेचने भी गया था, क्योंकि आपको मालूम है कि हरियाणा में भी अच्छे आम होते हैं। तो ये वहां पर फड़ी लगाकर बैठा हुआ था आम बेचने के लिए। तो हरियाणा वालों ने सर इसके जो इतने कीमती आम ये बेच रहा था उसको खरीदा क्यों नहीं? बड़ा आसानी से खरीद सकते थे, ये बैठा हुआ वहां पे आम बेचने के लिए। सर आम के आम गुठली का दाम, क्योंकि आम ये चूसो आम थे, अंदर खोखले थे, ये हवा भरी हुई थे आमों के अंदर। केले थे सर, केले। हाँ, तो ये जैसे हवा भरे हुए फल थे, इसके अंदर अंदर कुछ असल में कुछ था नहीं है। और वजह इसकी क्या है कि देखिए हिमाचल के अंदर खूब सारा फल उगता है, तो इन्होंने वहां पे जितना भी फल था उसको इस हद तक उसको अंदर से खोखला करके उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था खाली बेकार कर दी कि वो खोखले फल बाजार में जब बेचने निकले तो लोगों को समझ आ गया कि इसका शेप वैसा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। तो वो एक भी पीस ढंग से बिक नहीं पाएगी। लोगों को उसकी शेप थोड़ी सी अजीब सी लगी कि ये शेप ऐसी तो होती नहीं है केले की, ये केला को ज्यादा ही फूला लग रहा था, दैट मींस इसके अंदर हवा भर रखी है। आपने तो आज राहुल गांधी की हवा निकाल दी, लेकिन सर देश बचा लिया है आपने सबने मिलकर। मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदू जागा है, हिंदू ने एक काम किया है, हिंदू ने दिखाया। अब आगे महाराष्ट्र के इलेक्शन आने वाले हैं जो कि बहुत ही बड़ा स्टेट है, इकोनॉमिक पावर हाउस है। लेकिन सर एक चीज बताइए, जैसे कर्नाटका इतना बड़ा पावर हाउस था, इन्होंने उसको बिल्कुल ही बेकार कर दिया है। वहां पर बिजली आती नहीं है, पानी मिलता नहीं है, पानी आपको खरीदना पड़ता है घर के अंदर पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, और हगने ऊपर तो टैक्स वहां पर भी लगने वाला है। और आपको मालूम है कि वहां पे जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, बिल्कुल डाउन आ गई है। हिमाचल बैंकक्रप्ट है, कर्नाटका बैंकक्रप्ट है, तेलंगाना बैंकक्रप्ट है। तो ये सर ऐसा क्या चक्कर है कि जहां जहां कांग्रेस के गंदे हाथ पड़ते हैं वहां पर बैंकरप्सी होनी शुरू होती है, कंपनियों की भी, स्टेट की भी और दिमाग से भी। सुमित जी, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में लगभग 60-65 साल राज कर चुकी थी, तो इनके पास कभी भी फंड्स की कमी नहीं रहती थी। ये बहुत सारा फंड्स इनको दुनिया भर से भी आता था, और यहाँ पे इन जो दुनिया भर के जो करप्शन इनके गवर्नमेंट के रहने के दौरान हुए इंडिया में, उससे इनकी जेबों में खूब सारा फंड हमेशा से ही रहता था। वो ये फंड को लोगों के बीच में अपने घर बनने में, अपने लोगों को बीच में इसको बांटने में, गुंडागर्दी बढ़ाने में, अराजकता फैलाने में, मतलब उस फंड को कहीं ना कहीं गलत तरीके से बहुत सारा इस्तेमाल होता था। फिर जैसे ही 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई तो देखा कि 2 साल के बाद ही इन्होंने नोटबंदी कर दी, तो उसके अंदर इनका बहुत सारा जो अनअकाउंटेड मनी था वो बेकार हो गया। फंड इनके हाथ में आई नहीं, वो फंड इधर उधर दुनिया भर के लोगों में बांट के शायद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, बट उसके बावजूद भी बहुत सारा फंड ऐसा था जो कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो बेकार हो गया। तो इनके पास पैसों की कमी वहां से होनी शुरू हो गई। फिर मोदी गवर्नमेंट ने फिर से 2000 के नोट की बैन कर दिया, उसके बाद फिर से इनके फंड की कमी होगी। फिर इन्होंने इलेक्शन फंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट रूल लेके आए, उसके बाद फर्क पड़ गया।
फिर गवर्नमेंट ने जैसे जैसे करप्शन केसेस खोलते चले गए, लोगों को पकड़ते चले गए, जीएसटी लागू करा दिया गया देश के अंदर, और बहुत सारे चैनल जो हैं अकाउंटिंग के वो उसमें सख्ती लेके आए, मनी टेल ज्यादा से ज्यादा इन्होंने पकड़नी शुरू कर दी गलत कामों की। फिर इन्होंने मैक्सिमम मनी जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रोत्साहन दी करने के लिए, बड़ी बड़ी की जितनी बड़ी पेमेंट है वो ऑनलाइन ट्रांसफर होनी चाहिए। छोटी मोटी पेमेंट आप मैक्सिमम 2000 या 20,000 तक ही सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऊपर की जितनी पेमेंट है आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो उसमें भी इनकी कमर कहीं ना कहीं टूटी। अब पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से इनके पास? तो या तो लोग इनको बढ़ चढ़ के पैसा दें, वो पहले की तरफ पैसा भी फंडिंग लोगों की तरफ से नहीं मिल रहा, इनको चंदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जहां पे भी राहुल गांधी जी ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी है, ज्यादातर जगह में ये इलेक्शन हारते चले गए हैं। हाँ, कुछ जगह पे इक्की दुक्की जगह पे ये इलेक्शन बीच बीच में जीतते रहे हैं, और थोड़ी बहुत जो फंडिंग बाहर से आती है, चाहे वो चाइना के जरिए या डीप स्टेट के जरिए या यूएसए के जरिए, तो वो उससे इनका पेट नहीं भरता, उसमें इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो उसको खुल के इस्तेमाल करें, क्योंकि खुद का भी तो ध्यान रखना है ना इनको, खुद के लिए भी तो पैसे चाहिए। खुद के दुनिया भर के फॉरेन ट्रिप्स जो लगाते हैं, साल में 12-15 फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं ये, उसको वो खर्चा कहाँ से पूरा होगा? तो वो भी तो वहां से पूरा करना है ना। तो अब फंडिंग लाए कहाँ से? तो जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीत के आती है, तो वो इस तरीके से देखते हैं कि अगली बार इस स्टेट में वापस जीत के आना ना आना शायद हमें पक्का नहीं है, तो वो करप्शन के जरिए उस पूरी स्टेट की जो जितनी भी ट्रेजरी है, जितना भी फाइनेंस है, जितना भी उनके पास अर्थव्यवस्था पूरी चूज डालती है, और फंड को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए उन स्टेट्स में देखा गया जहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुन के आती है कि वहां पे जो लोन्स होते हैं, जो बोरिंग होती है, वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं हिमाचल का ही एग्जांपल लेता हूँ, आज की डेट में हिमाचल बैंकक्रप्ट होकर रह गई है, शायद उसी वजह से उन्होंने टॉयलेट टैक्स लगाया कि भाई शायद ये जरिए जहां से कुछ रेवेन्यू इकट्ठा करती है। अब जब कांग्रेस पार्टी ये देखेगी कि अब ये स्टेट हमारे लायक रह नहीं गई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, हमने सब कुछ चूस लिया, तो ये जानबूझ के अगली इलेक्शन वहां से हार जाएगी। और हारेगी तो जाहिर बात है उस जगह पे बीजेपी जीत के आएगी। तो बीजेपी जब जीत के आएगी, वो वहां के अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करेगी, अगले 5 साल में उसको एक लेवल पे लेके आएगी। जब ये उस लेवल पे लेके आएगी, तो ये कांग्रेस पार्टी फिर से ये काम करेगी, उस एरिया के अंदर सब फिर से लोगों को बरगलाने की कोशिश करेगी, उल्टे सीधा प्रॉमिस करेगी, झूठे वादे करेगी, शायद कि एक बार फिर से जीत गए। और जब फिर से जीत के आती है वहां से कांग्रेस पार्टी, तो देखती है कि जो पिछले 5 साल में जो अर्थव्यवस्था को बीजेपी ने ठीक करा है, इसको फिर से चूस देगा, उनको फिर से मौका मिल जाता है। देश में पैसे की कमी नहीं है, मगर पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है, वो कांग्रेस पार्टी उस तरफ देखती नहीं है। उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों तक, आखिरी इंसान तक, जो गरीब से गरीब इंसान तक पैसा पहुंचे, अच्छी स्कीमें निकालें, वहां की तरक्की करें, उस तरफ इनका ध्यान नहीं रहता। इनका ध्यान सिर्फ उसको स्टेट की पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के उसमें से जितना पैसा कृषकों के थ्रू चूस सकते चूस ले, और उस स्टेट को फिर अबैंडन कर दे, जानबूझ के इलेक्शन हार जाए, ताकि वो दूसरी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कुछ तो कदम उठाएगी ना उसको ठीक करने के लिए। तो वहां पे ये इसका टोटल मुहिम है, टोटल स्टाइल ऑफ वर्किंग वो इस तरीके का ही है कि पैसा निकालो, जेब भरो, और उस स्टेट को फिर अबैंडन कर दो। संजीव जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि कैसे ये ऐसे जोंक है जो जहां जाती है उसको चूस लेती है, पैसा भी और खून भी। और हिंदुओं, आपने जो इस बार काम किया हरियाणा में, दाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हमने कई बार ये बोला था कि भाई हिंदुओं, मतदान नहीं करोगे, आपका भविष्य ये हरे टोपी वाले, ये गंदी टोपी वाले, ये मुसलमान करेंगे आपके भविष्य का निर्णय। और आपने ये काम किया, हिंदुओं को जगाया, जय सिया राम का नारा लगाया, और आपने हरियाणा जिता दिया। और आपको बताना ज़रूरी था कि हरियाणा जीतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि अगर हरियाणा जाता तो मोदी का गला काट देते ये लोग। और आपने मोदी को भी बचा लिया और इस देश को भी बचा लिया। और इसीलिए ये मुहिम हरियाणा को बचाने की हम इतनी देर से लगे थे, ढके तरीके से भी आपको जगाने की कोशिश करी, डायरेक्टली भी बोलने की कोशिश करी। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट हमने अपने देश को बचा लिया, अपनी संस्कृति को बचा लिया। अब ये लड़ाई अब हम हर एक स्टेट में करेंगे, एकजुट होकर जय सिया राम का नारा लगाते रहेंगे और जीत हासिल करते रहेंगे। और यहाँ पर एक काम और होगा दोस्तों, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ये मेरी फीलिंग है। जैसे आपने जय सिया राम के नारे लगाने शुरू करे हैं, आपने ये कलेक्टिव पावर का असर देख लिया। मोदी, भागवत और योगी जी ये इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने हमें इकट्ठे होने की, इन्होंने स्पीचेस देनी शुरू कर दी।
हमने इकट्ठे होने की स्पीच दी है तो ओवैसी के पिछवाड़े में आग लगनी शुरू हो गई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पावर है हमारी स्पिरिचुअल पावर। इसको और तेज करेंगे हम लोग। मी एंड संजीव जी दोनों लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कैसे हम सनातनियों को और सपोर्ट करें। कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ वी आर वेटिंग टू कम, जैसे ही आएगी हम उसको भी अनाउंस करेंगे और सभी मिलकर हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे कि अपने सनातन को, अपने देश को, इस संस्कृति को हम आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल दिस थिंग्स। जय सिया राम लिखना मत भूलना और लिखते जाना जब तक हाथ नहीं थकते। बस मन नहीं थकना चाहिए, हाथ थक जाए कोई दिक्कत नहीं है। संजीव जी थैंक यू सो मच, इतना बढ़िया आपने आज समझाया है पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम और कैसे इनका सारा का सारा जो प्लान था वो धरा का धरा रह गया मोदी जी को घेरने का, और देश को हम लोगों ने बचा लिया। हम लोगों ने मतलब कि हरियाणा वालों ने। इसलिए आज हरियाणा वालों सैल्यूट टू योर नेशनलिज्म। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।